नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारत में जब बुद्ध धर्म का उदय हुआ और उसके बाद इसको हम सामाजिक और धार्मिक क्रांति कहते हैं भारत में, और उसके बाद इसके खिलाफ प्रतिक्रांति हुई जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो ये जो बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ, इसके लिए जो पुष्यमित्र शुंग ने जो क्रांति की थी, जो राज हत्याएं की थी, जो बृहद्रथ की हत्या की थी, वो जो थी एक राजनीतिक क्रांति थी, और जिसकी योजना ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म को बाहर करने के लिए इसकी योजना बनाई गई थी। तो इसमें जब ये विजय हो जाती है तो इसको हम कहते हैं ब्राह्मणवाद की विजय। भारत का जो इतिहास है वो बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी ताकतों का एक इतिहास रहा है, और अंततः ब्राह्मणवाद की विजय होती है पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के बाद। तो ब्राह्मणवाद की विजय होने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मणवाद जब विजयी हो गया, पुष्यमित्र शुंग जब राजा बन गया, जो कि ब्राह्मण था, शुंग वंश का ब्राह्मण था, उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया। तो ये बाबा साहब ने बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ये बताया कि विजयी होने से मतलब ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ी एक गौरव की बात थी, उपलब्धियां की बात थी कि सैकड़ों सालों के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को समाप्त कर और ब्राह्मणवाद की विजय प्राप्त की। तो इस कारण ब्राह्मणवाद के जो कृत्य थे तथा जो कुकृत्य, दुष्कृत्य या जो भी इनकी संज्ञा दें, इसकी सूची जो है बाबा साहब ने 7 शीर्षकों में बनाई है, जिसमें नंबर है, इसने ब्राह्मणों को शासन करने और राज हत्या करने का अधिकार प्रदान किया। नंबर 2, इसने ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का वर्ग बनाया। नंबर 3, इसने वर्ण को जाति में बदल दिया। नंबर 4, इसने विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष और समाज विरोधी भावना पैदा की। नंबर 5, इसने शूद्रों और स्त्रियों के हेय माना। और नंबर 6, इसने वर्ण असमानता की प्रणाली को थोप दिया। और नंबर 7, इस सामाजिक व्यवस्था को कानूनी और कट्टर बना दिया जो पहले पारंपरिक और परिवर्तनशील थी। ये बहुत महत्वपूर्ण 7 परिवर्तन हुए जो कि भारत के इतिहास में इस व्यवस्था में पहली बार हुए, जो कि पहले नहीं थे। इसके लिए जो पुष्यमित्र शुंग ने जो इस क्रांति का सूत्रपात किया था, उसने शुरू में ब्राह्मणों के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर दी थी। क्यों कठिनाई पैदा कर दी थी? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जो राज हत्याएं की थी, जिस तरीके से राज्य को हड़पा था, वो नियम विरुद्ध था। उस समय जो नियम थे उसके खिलाफ थे। क्या नियम थे उस समय, ये जानना बहुत जरूरी है। उस समय नियम थे 3 बातों पर नियम पूर्ण रूप से स्पष्ट थे, खास करके 3 बातें। जैसे तत्कालीन 8 नियमों में इस बात का स्पष्ट विधान था कि राजा होने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, कोई ब्राह्मण राजा नहीं हो सकता, ये पहला नियम था। दूसरा था, कोई भी ब्राह्मण हथियारों का व्यवसाय नहीं कर सकता। और तीसरा नियम था, राजा के विरुद्ध विद्रोह पाप है। ये 3 नियम थे आर्यों के पुष्यमित्र शुंग से पहले, कि जिसको हर किसी को इसका पालन करना होता था, खास करके ब्राह्मण और क्षत्रिय को। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इनका उल्लंघन किया। पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह को संरक्षण देकर इन व्यवस्थाओं में प्रत्येक के विरुद्ध पाप किया। कि जो 3 नियम थे, इन तीनों के विरुद्ध पाप किया। उसने राजा बनने का अधिकार लिया, उसने राजा के विरुद्ध विद्रोह भी किया, और उसने हथियारों का व्यापार भी किया। ये सारे काम पुष्यमित्र शुंग ने किए। वह ब्राह्मण था,
ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मण होते हुए राजा के विरुद्ध जो था विद्रोह किया, उसने आयुध का व्यवसाय अपनाया और वह राजा बन बैठा। सामान्य जन उसके इस कार्य से असंतुष्ट था, जो कि नियम विरुद्ध थे सारे। ब्राह्मणों को पुष्यमित्र शुंग द्वारा उत्पन्न इस परिस्थितियों को विनिमय करना पड़ा था, उसको रेगुलेट करना पड़ा था, उसमें परिवर्तन करना पड़ा था। ब्राह्मणों ने यह कार्य सारी व्यवस्था में परिवर्तन कर पूरा किया। व्यवस्था में यह परिवर्तन मनुस्मृति में बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो मनुस्मृति लिखी गई पुष्यमित्र शुंग के शासन में आने के बाद, मनुस्मृति में ये सारे जो नियम थे, ये सारे नियम बदल दिए गए। सारे नियम ब्राह्मणों के हिसाब से उनके फायदे के लिए बनाए गए। तो इसलिए इसमें बहुत सारे मनुस्मृति के वो दोहे दिए हैं, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। कुल मिलाके इसमें ये नियम परिवर्तन किया गया कि ब्राह्मण न केवल राजा की हत्या कर सकता है, बल्कि जन सामान्य में नरसंहार करने का अधिकार होता है, बशर्ते उसकी शक्ति और पद को क्षति पहुंचाते हों। तो ये ब्राह्मण के लिए सारी व्यवस्थाएं की। यह भी किया कि यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के विरुद्ध सभी अवसरों पर हिंसक ढंग से शस्त्र उठाता है, तो उसे स्वयं वह ब्राह्मण ही दंड देगा, क्योंकि क्षत्रिय मूलतः ब्राह्मण से ही पैदा हुए हैं। तो यहाँ क्षत्रियों के पैदा होने पर भी एक यहाँ संदेह व्यक्त किया है कि क्षत्रिय जो है मूलतः ब्राह्मण से पैदा हुए हैं। ये क्षत्रियों को ये बात समझनी चाहिए, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मनुस्मृति कह रही है। मनुस्मृति का अध्याय 2 में 320 नंबर श्लोक है, जिसमें ये लिखा हुआ है। इस तरीके से जो ये व्यवस्थाएं की गई मनुस्मृति में, तो इससे क्या हुआ कि पहला होगा, तीसरा वैधानिक परिवर्तन है कि विद्रोह करने और राज हत्या करने के अधिकार को मान्यता देता है ब्राह्मण द्वारा। यह नया नियम बड़े ही कुशलता पूर्वक बनाया गया। ये नियम कुशलता पूर्वक बनाया गया, और ये नियम परिवर्तन जिसके आवश्यक थे उतने ही क्रांतिकारी भी थे। ये बिल्कुल पहले जो परंपरा थी उसके विरुद्ध थे, और इसका उद्देश्य उस स्थिति को अधिनियमित और नियमित करना था जो पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य राजा की हत्या के बाद उत्पन्न की थी। क्योंकि उसने बहुत सारे अपराध किए थे पुष्यमित्र शुंग ने, तो इसलिए इन कानूनी परिवर्तनों के होने से कोई भी ब्राह्मण राजा बन सकता था, हथियारों का व्यापार कर सकता था, हथियार ग्रहण कर सकता था, किसी भी राजा को राजगद्दी से उतार सकता था, उसकी हत्या कर सकता था। जो चातुर्वर्ण का विरोधी हो और किसी भी व्यक्ति की हत्या कर सकता था, जो ब्राह्मण की सत्ता का विरोधी हो उसकी हत्या कर सकता था। मनु ने ब्राह्मणों को नरसंहार का अधिकार दे दिया, बशर्ते उसके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाए। तो ये जो अधिकार पहले ब्राह्मणों को नहीं थे, ये सारे के सारे अधिकार मनुस्मृति लिखने के बाद ब्राह्मणों को दे दिए गए। और ये भारत के क्या कहने चाहिए संस्कृति में, इतिहास में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस प्रकार ब्राह्मणवाद ने शासन करने के ब्राह्मण के अधिकार को सुस्थापित कर दिया, और इस संबंध में जो भी शंकाएं और विवाद थे उन सब को दूर कर दिया मनुस्मृति में कानून बना करके। लेकिन यह समूचे ब्राह्मण वर्ग के लिए कोई लाभ की बात नहीं, तो ये तो खाली राजा और उनकी बात नहीं। उसके लिए क्या किया, उसके लिए भी व्यवस्था की। ब्राह्मण शासन में किसी ब्राह्मण के साथ गैर ब्राह्मण की तरह सामान्य जन जैसा व्यवहार किया जाए, और उसको उनके जैसे अधिकार या कर्तव्य प्राप्त हो, तब कोई खास अंतर नहीं कहा जा सकता। यदि ब्राह्मण शासन को अपने अस्तित्व के बारे में कोई औचित्य सिद्ध करना था, तब उसे ब्राह्मणों के समस्त वर्ग को विशेषाधिकार और विशेष रियायतें देनी चाहिए थी। तो ये जो महत्वपूर्ण अभी जो हमने बात की वो तो राजा के लिए हो गए, राजा के खिलाफ राजगद्दी के लिए हथियार उठाने के लिए। आम ब्राह्मण को क्या मिला, आम ब्राह्मण के लिए क्या किया? तो आम ब्राह्मण के लिए भी इन्होंने 3 तरीके के, एक तो एकाधिकार बनाए, विशेष रियायतें दी और विशेषाधिकार की व्यवस्था की। ये हम लेंगे इसको अगले अध्याय में। आज
बस इतना ही। ये अगर आपको पसंद आ रहा है, क्रांति प्रतिक्रांति सीरियल के नाम से अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। और एक सीरीज चल रही है, ये आधारित है बाबा साहब के खंड 7 पर, क्रांति तथा प्रतिक्रांति। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, जो भी साथी विस्तार से जानना चाहते हैं इस किताब को अवश्य पढ़ें। और ये सीरीज चल रही है, अगर आप पीछे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट पे जाकर के आपको सारे एपिसोड क्रांति प्रतिक्रांति के नाम से मिल जाएंगे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी मेरा